नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग सीएजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद बताया था कि किस प्रकार से सीएजी काम से अकाउंटिंग का काम हटाकर केवल ऑडिट तक रखा गया था और अकाउंटिंग को डिपार्टमेंटलाइजेशन विभागीकरण कर दिया गया था। 1975 में अप्रैल में डिपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट किया गया था 4 विभागों के तरह के ओर से, और धीरे धीरे अक्टूबर 1975 आते आते सभी 76 में सभी विभागों में इसे बांट दिया गया था। यानी कि हर विभाग के पास अकाउंटिंग की अपनी ताकत हो गई थी और उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। ये केवल इसलिए किया गया था कि ऑडिट और अकाउंट को अलग अलग रखना चाहिए, एक ही संस्था के पास अकाउंट और ऑडिट नहीं होना चाहिए। तो सीएजी के बारे में मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है। आज हम मुख्य रूप से जोड़ देंगे अकाउंटिंग के बारे में। तो यह भी आपको बताया था कि इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट सीएजी उसका मुखिया होता है। समानता सीएजी तो आईएएस होता है, लेकिन सीएजी के नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं वो अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस के होते हैं, ठीक है। और उसी के पैरेलल जब डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया, अकाउंट को केंद्रीकृत किया गया, तो उसे लेके गए हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के का एक जो भाग है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग। तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा पूरे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का, विभागों का लेखा का संकलन प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। और इस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक कार्यालय बनाया गया सीजीए का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। मेरे लेक्चर को सुनते रहिएगा तो आप ये जो सामने चार्ट बना है आसानी से समझ जाएंगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की इसकी जिम्मेदारी हो गई कि सारे जो भारत सरकार के जितने विभाग और मंत्रालय हैं, जितने पीएसयूज हैं, या जो भी राजस्व आएगा, जो भी व्यय होगा, उन सबकी अकाउंटिंग कहाँ पर होगी? सीजीए के द्वारा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यह व्यय विभाग में बैठता है। व्यय विभाग में उसका अपना एक पृथक से कार्यालय है। जैसे सीएजी का अपना कार्यालय है जो कि इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस का है, वैसे ही जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का मुखिया होता है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस लिख लीजिएगा, ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का मुखिया सीजीए होता है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट। और सीएजी इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का मुखिया होता है, चीफ होता है। अब जो सीजीए तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में बैठता है। अब वो उसका काम है केवल अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने। जो काम पहले सीएजी करता था, पूरे देश के राज्य और केंद्र के भारत सरकार के सारे अकाउंट्स को अपने पास मंगाता था और फिर उसको तैयार करता था। तैयार करने के बाद फिर बजट की प्रक्रिया में भूमिका निभाता था, ठीक है। लेकिन अभी भी सीएजी की भूमिका है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी सीजीए की हो गई है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। वो अकाउंट को संकलन करेगा। अब वो संकलन कहां से करेगा? उसके पास जो अकाउंट्स की पूरा रख रखाव है, जो अकाउंट्स का कंपाइलेशन है, वो हर मिनिस्ट्री से आता है। अब देखिए इसका एक देखिएगा कि किस प्रकार से सिस्टम ग्रास रूट लेवल तक गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है ना। तो आप इसी से समझ जाएंगे पीएफएमएस के बारे में। और जब आप गवर्नमेंट को कोई अकाउंट्स भेजते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप जान जाएंगे कैसे कैसे अकाउंट्स आप कहाँ कहाँ भेजते हैं, यहीं से आप समझ जाएंगे। तो आपको बता दिया कि भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंटिंग की जिम्मेदारी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में बैठता है, ठीक है, भारत सरकार में। अब आते हैं कि इसके पास, सीजीए के पास अकाउंट्स कहाँ कहाँ से आता है। बजट पारित कर दिया गया, सारे विभागों में बजट गया, तो ये सारी मिनिस्ट्री में हमारा जो पूरा बजट है मिनिस्ट्री के आधार पर बटा होता है। अब मिनिस्ट्री का मुखिया कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, ठीक है। आईएएस होता है सेक्रेटरी।
तो जो सेक्रेटरी है इसको हम चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस का कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन वो एक एडवाइजिंग बॉडी के रूप में रहता है। उसका मुखिया हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही होगा। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी भले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट का स्केल फाइनेंशियल एडवाइजर की, फाइनेंशियल कंट्रोलर की तुलना में कम ही क्यों ना हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होगा। कभी भी पेपर में आ जाए कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी क्या कौन होगा डिपार्टमेंट में या किसी भी मिनिस्ट्री में, तो आप वहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर को मत लिखाइएगा। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी हमेशा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो यहाँ मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी होता है, तो आपका चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी वही होगा। उसके ठीक नीचे एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का जो पद होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी के समकक्ष होता है, तो उसे आप पदेन अतिरिक्त सचिव भी कह सकते हैं या वित्तीय परामर्शदाता भी कह सकते हैं। ये वित्तीय परामर्शदाता शब्द का जन्म इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर इसको बोलते थे, आईएफए बोलते हैं। 1975 में इसका जन्म हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑर्डर जारी करके भारत सरकार ने। जब ऑडिट और अकाउंट को अलग अलग किया गया तब ये माना गया कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए अकाउंट की जो मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट के सारे अकाउंट्स की जिम्मेदारी ले, और वो उस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सेक्रेटरी है उसके नीचे काम करे। और वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, समेकित कहीं कभी कहते हैं, कभी स्वतंत्र वित्तीय परामर्शदाता बोलते हैं, कभी आंतरिक वित्तीय परामर्शदाता बोलते हैं, लेकिन आज के समय में उसे आप फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है अकाउंट्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में अपने सेक्रेटरी का एडवाइजर है, और अपने अकाउंट्स के मामले में वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है जो उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहा है। क्योंकि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सारे डेटा, सारा लेखा जिस जिस रूप में भारत सरकार के सीजीए के द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट द्वारा जिन प्रारूपों पर, जिस फॉर्मेट पर अकाउंट्स मांगा जाएगा, जिस प्रकार से रिपोर्ट्स मांगी जाएगी, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी फाइनेंशियल एडवाइजर की होगी, और इसको तैयार करके वो सेक्रेटरी को देगा अपने विभाग के। फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटीग्रेटेड इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर दो तरह से जिम्मेदार होता है, दो अथॉरिटी के प्रति जिम्मेदार होता है। एक तरफ वो अपने मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के प्रति जिम्मेदार होता है, यानी कि अपने मिनिस्ट्री पर जिम्मेदार होता है, जिस मिनिस्ट्री में उसकी तैनाती है, चाहे होम अफेयर्स हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे आपका स्टील मिनिस्ट्री हो, आपका इसके अलावा कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, यहाँ तक कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, विधि मंत्रालय हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, उस मिनिस्ट्री के प्रति फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंस के मामलों में जिम्मेदार होगा, और दूसरी तरफ उसकी पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के प्रति होगी, यानी कि व्यय विभाग जो वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है उसके प्रति जिम्मेदारी होगी। क्योंकि यह फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा वित्त मंत्रालय एवं संबंधित विभाग के सहयोग से ही चयनित किया जाता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट जब आपस में सहमत होते हैं तभी फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती किसी मिनिस्ट्री में की जाती है। तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेक्रेटरी के ठीक नीचे होता है वो दोनों पर जवाबदेह होता है, अपने मंत्रालय के प्रति भी और फाइनेंस मंत्रालय के प्रति भी। क्योंकि फाइनेंस मंत्रालय को इसी की जिम्मेदारी होती है कि उस मिनिस्ट्री के सारे अकाउंट्स और रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और जो जो सूचना जब जब भी मांगी जाए, पीएफएमएस की सूचना, आपका स्पर्श की सूचना, जिस चीज़ की भी सूचना मांगी जाएगी आपका कंट्रोलर जनरल अकाउंट को फाइनेंशियल एडवाइजर भेजेगा। अब फाइनेंशियल एडवाइजर के नीचे जो अपने आप में ये लोग स्वतंत्र रूप में भी काम करते हैं, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स।
आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर ऊपर लिखा हुआ है और या चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है, काम तो दोनों के एक जैसे लिखे हुए हैं। काम दोनों के एक जो लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी अकाउंट्स को फॉर्मुलेशन कंपाइलेशन के साथ साथ अपने मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, अपने मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को एडवाइस करना भी है। उसके बाद एडवाइजिंग अथॉरिटी भी है। और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट सारे अकाउंट्स को नीचे से रीजनल से लेकर ग्रास रूट लेवल से लेकर हेडक्वार्टर तक के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करता है। ये एक प्रकार का इनिशियल वर्क स्टार्ट करता है। इसको हेड ऑफ द अकाउंटिंग विंग भी हम कहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द अकाउंटिंग विंग यही पूरे अपने से नीचे कार्यालयों को कंट्रोल करेगा। ठीक, इसका बॉस तो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत है क्योंकि ये बजट को सीधे तौर पर बनाता है। ये ग्रास रूट लेवल से रीजनल लेवल से सारे अकाउंट्स को मंगाता है, सारे एक्सपेंडिचर को मंगाता है, सारा कंसोलिडेट करता है। और यह भी अपने अकाउंट संबंधी जो प्रोफार्मा है, रिपोर्ट्स है, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजता रहता है। इसके अंतर्गत ये हेडक्वार्टर में बैठता है, मुख्यालय में बैठता है, सचिवालय में बैठता है। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स दिल्ली में बैठेगा इसके, और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स में बैठेंगे कुछ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स जो सीए बोलते हैं जिनको, ये अपने रीजनल लेवल में बैठते हैं जहां पर बड़े कार्यालय हैं। अब इसी के नीचे इंटरनल ऑडिट विंग है। इंटरनल ऑडिट विंग, आप कहेंगे ऑडिट तो जिम्मेदारी सीएजी की थी, यहां ऑडिट कैसे आ गया? आप देखिए, इंटरनल ऑडिट, सीएजी को एक्सटर्नल ऑडिट का अधिकार दिया गया है, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में स्वयं अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक इंटरनल ऑडिट विंग भी होती है। वो जो खर्चे कर रहे हैं आपके नीचे क्षेत्र में, रीजनल लेवल पर, मुख्यालय लेवल पर, तो ये ऑडिट एक कंकरेंट ऑडिट भी करता रहता है। खर्च करते रहिए, उसका ऑडिट करता रहता है, तभी तो हम आउटकम बजट बना पाएंगे, तभी हम परफॉर्मेंस बजट बना पाएंगे कि वास्तव में जो खर्च किया गया उससे हमने क्या आउटकम निकाला, उससे क्या उपलब्धियां पूरी की गई, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आउटकम बजट में का मतलब यही होता है कि जब आप किसी काम के लिए कोई धनराशि दें तो उसके साथ साथ हम टारगेट भी दे दें कि उस धनराशि से हमको क्या क्या काम करने हैं। अगर उस धनराशि वो काम नहीं पूरे होते हैं तो माना जाएगा कि ये जो धन है, इस धन का ठीक से प्रयोग नहीं हुआ। वो आउटकम बजट जब परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे तो हम परफॉर्मेंस ऑडिट में बताएंगे कि धन का मितव्ययिता पूर्वक, इकोनॉमी पूर्वक नहीं किया गया, इफेक्टिवनेस धन का नहीं हुआ, वेस्टफुल हो गया धन। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट विंग हर डिपार्टमेंट में ऐसे काम करता है। दूसरा उसके पैरेलल रखा गया प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, अकाउंट एंड ऑडिट। अब देखिए, मुख्यालय में पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का रख रखाव, देखिए जब ये पीएओ इसलिए बनाए गए क्योंकि पीएओ में दो प्रकार के काम होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक अकाउंट्स का। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे मंत्रालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका वेतन कितना है, उनका प्रमोशन कब कब होगा, कितने अकाउंटेंट हैं, कि कितने सीनियर अकाउंटेंट हैं, कितने अकाउंट अफसर हैं, कितने सीनियर अकाउंट अफसर हैं, कितने डबलओज हैं, इन सब का उल्लेख करते हुए इनका एक कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस उसी मुख्यालय में होगा जहां पर आपका फाइनेंस एडवाइजर बैठता है और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बैठता है। वहीं पर ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस होगा। इसमें से एक विंग एस्टेब्लिशमेंट का काम देखेगी, एक विंग्स अकाउंट्स को संरक्षित करेगी और एक विंग्स ऑडिट को देखेगी। तो लगभग दो कार्यालय अनिवार्य रूप से होते हैं। फिर जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट किया, लेखा का विभागीकरण किया, तो फिर उसके कार्यालय रीजनल लेवल तक गए। हर बड़े राज्यों के या दो से अधिक राज्यों के एक जगह पर हर विभाग का एक पीओ बैठा होता है, पेमेंट एंड अकाउंट अफसर, पे एंड अकाउंट अफसर। तो ये पे एंड अकाउंट अफसर उस विभाग से संबंधित जो भी आय व्यय होता है, जो भी बजट आता है, जो भी चेक होते हैं, उनका डिसबर्समेंट का या उनका रिसीट करना, उनका पेमेंट करना, वो क्षेत्रों में, रीजन में होते हैं। नॉर्मली जो पीए होते हैं वो क्योंकि भारत सरकार के खर्चों का ही लेन देन करते हैं, राज्यों के खर्चों के लेन देन तो बहुत कम से कम होगा। तो ऐसी दशा में दिल्ली में
पीओ के कार्यालय अधिक होते हैं। किसी विभाग का जो लेखांकन विभाग होगा, अकाउंट सेक्शन होगा, उसके सबसे ज़्यादा पीओ बैठेंगे, पे एंड अकाउंट अफसर बैठेंगे दिल्ली में, विभिन्न जगहों पर दिल्ली के, जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की जो अपनी आय और व्यय करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ उनके पीओ विभिन्न रीजन में बैठते हैं। उस रीजन में जो भी उस डिपार्टमेंट से, उस मिनिस्ट्री के संबंध में लेन देन होते हैं, उसका वो रख रखाव करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं और अपनी ये अकाउंटिंग व्यवस्था को ऊपर तक, मुख्यालय तक लेके भेजते हैं। तो आप समझ गए, चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ जो अकाउंट्स बैठता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसके अंतर्गत जो विभिन्न मिनिस्ट्री हैं, उस मिनिस्ट्री में लेखा के रख रखाव के ढांचे के बारे में, जो आपका मुख्य, आपको जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर शब्द आएगा कभी पेपर में कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का कॉन्सेप्ट बताइए, तब आप इसी चार्ट को बना देंगे और इस चार्ट को बनाकर जितनी बात मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख देंगे कि इस चार्ट के क्रम में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर काम होता है कि आपके वैल्यू फॉर मनी को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एक्सपेंडिचर करना, बजट का फार्मूलेशन करना, आपका जो भी कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो बजट बनाएगा उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास प्रस्तुत करेगा, वो उसको अपने सेक्रेटरी को भेजेगा। आउटकम बजट बनाना, परफॉर्मेंस बजट बनाना, ये इसके कामों में है, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट, मॉनिटरिंग ऑफ द एसेट्स और आपका प्रोक्योरमेंट, आय व्यय जो भी होता है, जो भी माल खरीदा जाएगा उसका काम भी करेगा। सारी रिपोर्ट बनाएगा जो कि वित्त मंत्रालय को भेजी जानी होगी, सीजीए को भेजी जानी होगी, उन सब की रिपोर्ट भी बनाने की जिम्मेदारी इसी की होगी, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की। जब आप इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के उद्गम के बारे में बात आए तो आप बताएंगे कि जब सीएजी से अकाउंटिंग का काम हटाया गया और मिनिस्ट्रीज को दिया गया, तब इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का जन्म हुआ 1975-76 में। और वर्तमान में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के ये काम है। बजट संबंधी जितने काम हैं उन सब कामों को लिखिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे कामों को लिख दूंगा ताकि आपका एक बैलेंस और सबसे अच्छा आंसर इसी के तरीके से बन जाएगा। इस चार्ट को अगर आप बना देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके अंडर में चीफ कंट्रोलिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं और इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर काम करता है। सीएजी और सीजे काम में भिन्नता है, ठीक है। सीएजी ऑडिट करता है और सीजे अकाउंट्स करता है। सीएजी के बारे में पिछले मैं वीडियो बना चुका हूं, इसको रिपीट नहीं करूंगा। इस स्ट्रक्चर को आप अपने कॉपी में एक नोटबुक में तैयार कर लेंगे तो आपको सीएजी और सीजे के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों और अकाउंटिंग और ऑडिट के बारे में अच्छी समझ रखना चाहते हो, अकाउंटिंग ऑडिट के संबंध में कोई विभागीय परीक्षा होती हो या कोई यूपीएससी या पीएससी के तरफ से एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई सिलेबस हो अकाउंटिंग ऑडिट के संबंध में, तो उनके लिए बहुत लाभदायी होगा। साक्षात्कार में जो अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो किसी भी यूपीएससी पीएससी के इंटरव्यू में जाते समय इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो उनको अपने ऑडिट अकाउंट्स की बड़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।